वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 11 सितंबर और 11 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। 3 सितंबर 2021 को इसका लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा यानी एडुजोश का काम है। तो यहाँ पर आप करंट अफेयर्स डेली रेगुलर तरीके से जो है वो पढ़ने की आदत डाल लीजिए। कहीं भी आप पढ़ते हो लेकिन एक बार यहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न को देखेंगे, जो हमने कल पूछा था आपसे, उसका उत्तर देख लेते हैं। हर दिन आपसे वीडियो के अंत में एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए कल के जो सवाल थे, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? नाम से ही पता लग रहा है, बॉब का मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बॉब आप सबको पता है, बीओबी बैंक उसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। बैंक ने ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने डिजिटल बैंकिंग सर्विस से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए वर्चुअल बैंकिंग का सर्वसमावेशी और सहज अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत यानी शुभारंभ किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? अगर सवाल पूछ दिया जाता है तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। हो सकता है आपसे सवाल ये भी पूछ दे, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो है हसमुख अढ़िया। हसमुख अढ़िया इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यूजर्स के लिए अकेले लेन देन के लिए सरल सर्विस लॉन्च की है। ठीक है, SARAL ये सर्विस लॉन्च की है। एसबीआई ने योनो ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, एसबीआई का है ये योनो ऐप। हो सकता है पूछ दे योनो ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये ऐप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? तमिलनाडु का नया राज्यपाल किसको बनाया गया? आंसर हो जाएगा RN रवि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। RN रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल नियुक्त किया है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया। और बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था उत्तराखंड का, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। हालांकि राज्यपाल पर हमने करंट अफेयर्स स्पेशल एपिसोड में आपको सब कुछ बताया हुआ है, और आने वाली वीडियो हमारी है सीएम एंड गवर्नर पर आधारित, जो कि अब सितंबर 2020 तक अपडेटेड वीडियो होगी, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अगला जो सवाल है वो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को साल 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ कोरिया को निलंबित कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत के लिए निलंबित कर दिया है, क्योंकि यह टोक्यो खेल में एक टीम भेजने में विफल रहा था। अब उत्तर कोरिया 2022 में चीन के बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको आईओसी कहते हैं, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो थॉमस बाक हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, आईओसी के द्वारा
रूस को औपचारिक रूप से टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होने दिया गया था डोपिंग का नियोजित सिस्टम चलाने के आरोप में। किस आरोप में? डोपिंग का नियोजित सिस्टम चलाने के आरोप में। और इसी वजह से आपने देखा होगा वहां पर रशियन कमिटी के तौर पर उन्होंने खेला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आईओसी के द्वारा रूस को औपचारिक रूप से जो है वो टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होने दिया गया था। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कोल टू मेथनॉल प्लांट है और ये डेवलप किया गया है भेल के द्वारा, BHEL, जो आप सब इसको जानते होंगे, BHEL के द्वारा ये डेवलप किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर याद रखिएगा, भारत का ये पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र है और ये हमने आपको पहले बताया भेल के द्वारा ये विकसित किया गया है और डिजाइन किया गया है। इसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहा जाता है, द्वारा बनाया गया। मेथनॉल आमतौर पर प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, लेकिन भारत के पास प्राकृतिक गैस का अधिक भंडार नहीं है, इसलिए यह भारत के लिए अलाभकारी है। भारत के लिए अगला विकल्प कोयले से मेथनॉल प्राप्त करना है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। क्योंकि यहाँ पर हैदराबाद की चर्चा हुई, इसलिए कल जो क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया था वो यहाँ पर आपको बताया गया है, रिवाइज किया गया है। जैव ईंटों से बना भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना को इसकी पहली भारत इजराइल मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM प्रणाली सौंपी गई है। इसे किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, इन दोनों के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज की ये प्रणाली सौंपी गई है भारतीय वायुसेना को। इसकी पहली पर जो प्रणाली है वो सौंपी गई है। MRSAM दुश्मन को आने वाले विमानों और सामरिक रूप मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में डिजाइन और डेवलप किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने हैं। DRDO की स्थापना से संबंधित सवाल पूछ दे तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो नई दिल्ली आंसर कीजिएगा। अध्यक्ष जो इसके हैं G सतीश रेड्डी है, काफी लंबे समय से। और DRDO जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के, और इसके जो मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। अगला सवाल है, किस संस्थान ने तीसरी बार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? NIRF रैंकिंग 2021 में ये इंडियन रैंकिंग है और इसमें नंबर 1 पोजीशन जिसने हासिल किया है उसका नाम है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स का लगातार छठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 6th संस्करण है ये इसका। इंडिया रैंकिंग 2021 को NIRF के द्वारा तैयार किया गया है। इंडिया रैंकिंग 2021 में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को स्थान दिया गया है। IIT मद्रास समग्र श्रेणी में यानी सभी श्रेणी में, साथ साथ इंजीनियरिंग में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर आया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत रैंकिंग 2021 में पहली बार शुरू की गई अनुसंधान संस्थान श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है? ये एक अभियान है, मैं भी डिजिटल 3.0, और इस अभियान को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है वो अभियान शुरू किया है और किसके सहयोग से किया है, ये सवाल पूछा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। यह PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया एक विशेष अभियान है। PM स्वनिधि योजना को जून 2020 यानी 1 जून 2020 को कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए मदद के लिए लॉन्च किया गया था।
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है योजना है जो पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के मंत्रालय कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये रेल मंत्री भी हैं, यानी रेल मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव के हाथ में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी जो है वो यही है। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है? अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में भारत और डेनमार्क के द्वारा संयुक्त रूप से अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया गया है। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने डेनमार्क के जलवायु और ऊर्जा मंत्री के सामने इस बात को रेखांकित किया कि हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। किस साल तक? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2030 तक। और कितना गीगावाट ये भी इंपॉर्टेंट है, 450 गीगावाट। ठीक है, 450 गीगावाट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और यहाँ की जो मुद्रा है डेनिश क्रोन है। अगला सवाल है, हाल ही में खबर में रहा क्वेक्करताक अवन्नर लेक एक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्या है? पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप है ये। ठीक है, क्वेक्करताक अवन्नर लेक। हाल ही में वैज्ञानिक ने उत्तरी ध्रुव के सबसे करीब का जमीनी इलाका खोजा है। इसे विश्व का सबसे उत्तरी द्वीप माना गया है। यह द्वीप ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित है। इस द्वीप का नाम क्वेक्करताक अवन्नर लेक रखा गया है। क्वेक्करताक अवन्नर लेक को ग्रीनलैंडिक भाषा में मतलब होता है सबसे उत्तर में स्थित सुदूर द्वीप। ग्रीनलैंड के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी नूक। और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? डेनमार्क के अधीन आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं ये इकबाल सिंह लालपुरा। इनको एनसीएम यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, साल 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो है वो अधिनियम के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग को एक संवैधानिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय बनाया गया था। वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदाय जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक के अंदर जो है वो अधिसूचित किया गया। साल 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इसमें अधिसूचित कर दिया गया। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। मंत्री इसके मुख्तार अब्बास नकवी हैं और हर साल 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। इस क्वेश्चन को आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी देखेंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कौन है? और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है? दोनों में डिफरेंस होता है, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश पर आधारित एन.वी. रमन। ठीक है, एन.वी. रमन जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुशील चंद्रा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और चौथा सवाल है वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक, तो ये है दीपक दास। कौन है? दीपक दास। इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, तो इनका नाम है जी.सी. मुर्मू
यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है उसको ये आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक कौन है? चार ऑप्शंस है, गाय राइडर, टेड्रोस अधनोम, एंटोनियो गुटेरस, एंगोजी ओकोंजा इवेला। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।